नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। चुनाव आए तो कांग्रेस को फिर आरएसएस की याद आई, फिर महिलाओं की बदहाली भी याद आई। आरएसएस और महिलाओं की मिलीजुली यादों में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर कहा कि आरएसएस में महिलाओं की एंट्री प्रतिबंधित क्यों है। वो आरएसएस में शॉर्ट्स पहने महिलाओं की गैर मौजूदगी पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। भाजपा इन सवालों को पहले भी जवाब दे चुकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, चुनाव आ गए हैं तो बातें तो फिर से जिंदा होंगी ही। राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी 11 अगस्त को जयपुर आ रहे हैं। वो चुनाव का शंख फूंकेंगे तो क्या उसमें से आरएसएस विरोध के और महिलाओं की बदहाली पर विरोध के स्वर भी निकलेंगे? आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले कुछ फैक्ट्स। दिल्ली में महिला अधिकार सम्मेलन में राहुल गांधी बीजेपी पर बरसे। राहुल गांधी ने महिला अधिकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर उठाए सवाल। बीते 4 साल में महिलाओं के साथ जितना बुरा हुआ है वह पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है कि केवल पुरुष देश को चलाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी आरएसएस की सोच को महिला विरोधी बताया। राहुल ने कहा, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसमें महिलाएं नहीं जा सकती हैं। राहुल ने कहा, जिस दिन आरएसएस में महिलाएं शामिल हो गईं, उस दिन आरएसएस बदल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, वे कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हमें समझ नहीं आया बेटी किससे बचानी थी। राहुल ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों से बेटी बचाओ। प्राइम डिबेट में आज भाजपा से हमारे साथ मनीष पारिक साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। अर्चना जी, दलितों के लिए अलग घोषणा पत्र लाने का ऐलान तो आप कर ही चुके हैं। अल्पसंख्यकों का पहला हक देश के संसाधनों पर है ही। अब जयपुर यात्रा से एन पहले राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, महिलाओं के हक की आवाज़ उन्होंने बुलंद की है। क्या यह माना जाए कि इस वर्ग पर भी निशाना है चुनाव के लिहाज से? देखिए शर्मा साहब, सिर्फ किसी को निशाना बनाकर सियासी फायदा लें, ऐसा उद्देश्य कभी कांग्रेस का नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टी है और विपक्ष में इस समय, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वर्ग जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ना का सामना कर रहा हो, जिसकी स्थिति बहुत भयावह हो, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे भी आता हो, और उस सर्वे के आधार पर, वो सर्वे किसी व्यक्ति विशेष का तो नहीं, आकलन के आधार पर कि किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उन सबको देख लीजिए। खुद सरकार के एनसीआरबी का डेटा आ गया हो, खुद स्टेट गवर्नमेंट का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसका डेटा इस बात का गवाह हो कि स्थितियां हर मोर्चे पर खराब हैं, और जो रेप केसेस के बारे में आज ही माननीय न्यायालय को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़ रही हो, तो ऐसी अवस्था में लाजमी है कि विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता इस बात को उजागर करें, इस बात को उठाएं कि देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, उनके हकों के साथ समझौता किया जा रहा है, उनके नाम पर सियासत की जाती है धर्म से जोड़ करके, और सच्चाई में उनके साथ कोई ऐसा न्याय नहीं किया जा रहा जिससे ऐसा महसूस हो कि आधी आबादी के पक्ष में सरकार है। जब माननीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को कि हम बिना किसी शर्त के अविलंब आपको महिला आरक्षण में समर्थन देंगे, आप उस बिल को लेकर के आने का काम करिए, और उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी ने भी लिखा, तो प्रत्युत्तर में कहीं से कोई भी ऐसा संकेत पॉजिटिव नहीं आया कि ये पार्टी सोचती हो कि महिलाओं को राजनीतिक पटल पर सशक्त किया जाए ताकि पॉलिसी मेकिंग और डिसीजंस को लेने की स्थिति में आए और पूरे जो रवायत है वो बदल जाए। देखिए, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि आरएसएस में महिलाओं से परहेज है और जिस दिन महिलाएं इसमें इंडक्ट हो जाएंगी तो इनकी सोच भी बदलेगी, ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड और ये कह सकते हैं रिसर्च टेस्टेड एक वक्तव्य मैं कहूंगी ये है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्थापित हुआ है। रिसर्च ये अर्चना जी कि राहुल गांधी जी के जीवन में जब किसी महिला का प्रवेश हो जाएगा तो उनका भी जीवन बदल जाएगा। देखिए, राहुल गांधी तरीका बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। वो भाजपा वाले तो इस तरह की छोटी सोच और छोटी बातें करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, फिर वो नरेंद्र मोदी जी को भी सिखा दें ये बात, क्योंकि उन्होंने तो प्रवेश करवा करके उनको एग्जिट करवा दिया। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी बात को गंभीरता से ग्रहण करने के स्थान पर यदि वो इनको इन जुमलों के आधार पर लेते हैं, उस महिला का, उस माँ का, उस शक्ति का वो अपमान करते हैं जिसके सशक्तिकरण, जिसे सम्मान दिलाने के लिए एक मुहिम के रूप में राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं, और इसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि आप
आप ये मान करके चलिए, जिस सदन में महिला की मौजूदगी होती है उसमें गरिमा भी बढ़ती है और उसमें समाज के उस वर्ग, उस तबके की बात की जाती है जिसको सबसे ज्यादा आवश्यकता सरकार के ध्यान आकर्षण की रहती है। ठीक बात है। मनीष पारिक साहब जवाब दीजिए, फिर मेरा सवाल। बात यह है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 70 साल से कांग्रेस का शासन था। तो राहुल गांधी जी इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, इस हीन भावना में है कि हमारे खिलाफ ये नारा है, तो वो उसके जवाब वो ढूंढ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक बार वो जैसे महिला टॉयलेट में घुस गए तो वो वापस क्यों आए, वही बात है एक बात। दूसरी बात ये क्योंकि जो वर्ग भेद है उसके बारे में बात करते हैं, इनको मालूम नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सेविका समिति करके जो आरएसएस की विंग चलती है वो पूरी तरह काम करती है। और कभी राहुल गांधी का पाला दुर्गा वाहिनी की बहनों से पड़ा भी नहीं है जिन्होंने शस्त्र दीक्षा ली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जो आदमी इतना अनजाना हो, अज्ञानी हो, उनका क्या हो सकता है? जो महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े पुरोधा हैं उनके लिए कह रहे हैं कि उनकी विंग में जगह नहीं है। अकेली बीजेपी एक विंग है, 78 संगठनों में से 56 ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, उन्होंने छठी का दूध याद दिला रखा है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो विचार ही क्या कहना। तो इसलिए आरएसएस के बारे में फ्रस्ट्रेशन की बातें आता है, कुंठा आते हैं। चलिए आरएसएस पर आते हैं। मैं रूबीनाथ की बात करूं, मैं रूबीनाथ की बात करूं कि नैना साहनी की बात करूं। आप बताइए, अरे विगत की बात क्यों करते हो? कठुआ प्रकरण की बात कर लो, यही की बात कर लो ना। जा रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, आसाम में कांग्रेस की एमएलए प्रधानमंत्री के थी, वो कहां चली की गई? बात कर लो जो प्रधानमंत्री बनते संसद के पटल पर कह दिया धर्म बलात्कार करा दिया। मुद्दा है क्या? बार बार चर्चा करने की आवश्यकता उसके नहीं पति ने है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कांग्रेस से बहु बेटियों को बचाओ, उसने कहा उसका अरे आप लोगों से बचाओ, आपके विधायक बलात्कारी हैं, आपके मंत्री बलात्कारी हैं, आपके बड़े बड़े नेता गलत बयान देते हैं महिलाओं के लिए, आप लोग समझना ही नहीं चाहते। महिला सशक्तिकरण की बातें करते हो, अवसर आने पर सशक्त करना ही नहीं चाहते, आप कैसी बयानबाजी कर रहे हो? सुकन्या सिंह आप मुझे बताइए, आप चाहते हो कि नहीं महिला आरक्षण? मेरे साथ राहुल गांधी जी उनके 7 मित्रों ने अमेठी के गेस्ट हाउस में गैंग रेप किया, वो कहाँ है? वो कहाँ है? बताओ तो आप, है क्यों नहीं? वो गए, वो गई सोनिया गांधी के पास, सीडी आ जाए उसको दबा दो। आपकी महिला नेता आरोप लगाती है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। ये देखिए कितना बड़ा झूठ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जनता को भ्रमित करने वाली पार्टी किसी पर भी आक्षेप लगा देती है। महिलाओं की क्या स्थिति कर रही थी आपने? गोवा में जो आपके समय तो न्यायालय कह रहा है कि हर 6 मिनट में दुराचार हुआ, उसका जवाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पास है। नागपुर में युवा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, वहां पे संस्थागत दुराचार हुआ, भागे अपने ठेले छोड़ के। इवन ये भी हुआ रेड लाइट एरिया में जिस तरह से हमला किया युवक कांग्रेस के लोगों ने, वो चरित्र देखने को मिला कांग्रेस पार्टी का। और आज जो महिलाओं के बारे में कहने वाले हैं, हम सुबह पहले आरएसएस जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, हम सुबह पहले प्रातः स्मरण में 25 महिलाओं का नाम लेते हैं, द्रौपदी कन्नगी गार्गी। हम द्रौपदी कन्नगी गार्गी का नाम लेके दिन शुरू करने वाले लोग हैं। आज हमको बात यहाँ ये है, सुनिए अर्चना जी, महिला आरक्षण से हमने बात शुरू की थी और वो यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अर्चना जी, आपकी पार्टी तो प्रतिबद्ध है ही महिला आरक्षण को लेकर के, है ना अर्चना जी? जी बिल्कुल है। तो हम ये मानकर चले, ये मानकर चले, हम ये मानकर चले, अरे सुनिए मुकेश जी, हम ये मानकर चले ना कि भले ही महिला आरक्षण विधेयक पारित हो या ना हो, 66 सीटें तो आपकी पार्टी देने वाली है, 66 टिकट तो आपकी पार्टी महिलाओं को ही देने वाली है। उम्मीद तो जेपी जी हम यही करके चल रहे हैं कि ऐसा संभव होगा और महिला सशक्तिकरण के लिए हम कृत संकल्प भी। लेकिन पीड़ा उनको होती है जिनकी सोच मायोपिक है, वो इसी बात से विचलित हो गए कि साहब महिला सशक्तिकरण की बात आ गई तो गार्गी तक पहुंच गए। लेकिन जहाँ की गार्गी का बलात्कार होता है, आप बोल करके चल देते हो, आप उस समय आरक्षण भी क्यों नहीं आए? आप वन रैंक वन पेंशन नहीं दे सके, चिल्लाते रहे। मोदी जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर जी, ठीक है, सुनिए आप दोनों सुनिए प्लीज, सुनिए अर्चना जी सुनिए, अर्चना जी सुनिए, पारिक साहब सुनिए, श्याम सुंदर शर्मा जी, आपकी महिलाओं के प्रति नेहरू जी की अरे सुनिए पारिक साहब सुनिए तो, अर्चना जी सुनिए तो, श्याम सुंदर शर्मा सर, अरे पारिक साहब सुनिए ना, श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जितनी बातें अभी टॉस की गई हैं, सुन लीजिए एक मिनट, ये जितनी बातें अभी टॉस की गई हैं महिलाओं को लेकर के, महिलाओं के आरएसएस में एंट्री की बात हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात हो, चाहे महिलाओं की बदहाली की बात हो, क्या इनका सीधे सीधे आने वाले चुनाव से संबंध नहीं है? एक वोट बैंक जिसको लेकर के भाजपा ये कहती है कि उसने हिंदुओं को तो छोड़िए, मुस्लिम महिलाओं का जो वोट बैंक है उसमें भी सेंध लगा ली है। इस नज़रिए से अगर आप देखें तो क्या ये इस बात की तैयारी नहीं है कि कम से कम आधी आबादी जो अब खुद अपने फैसले लेने में स्वतंत्र है, जो अब अपने पति से पूछ करके वोट नहीं डालती, जो अपना चयन खुद तय करती है, वो हमारे खेमे में आए? क्या इसके पीछे ये मंशा नहीं है? देखिए जेपी शर्मा जी, ये बात सही है कि 2018 में तो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद 2019 में देश के चुनाव हो रहे हैं। अब राहुल गांधी जी ने
महिला अधिकार सम्मेलन में बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी माँ खुद भी 10 साल तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 14-13 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीं। उन्होंने पार्टी में जो स्थान महिलाओं को आरक्षण का देना, मतलब आप पार्लियामेंट और विधानसभा में तो नहीं दे पाए, लेकिन पार्टी में भी दोनों पार्टियां इस मामले में पिछड़ी हुई है कि महिलाओं को जो संख्या देनी चाहिए पहले पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर दे दें, लेकिन नहीं देते। श्याम जी, बहुत हद तक वो सवाल तो धो नहीं दिए उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक को पास कराकर। नहीं, अब उस क्रेडिट को तो बुलाया नहीं जा सकता, नहीं, और राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा में तो गवर्नेंस बनाई महिला, ये तो और मैं जीते जागते अर्चना जी सुनिए, सुनिए तो सुनिए जवाब, यही महिला सशक्तिकरण जवाब सुनिए, होता है। जवाब सुनिए अर्चना जी, क्योंकि आपको अगर महिला आरक्षण मिलेगा तो आपको फायदा होने वाला है, कोई दूसरे को फायदा वाली बात नहीं है। लेकिन आप जब तक आप सुनिए सही था, आप जब तक आप शासन में रहे जब तक तो भूल गए, जब आप पास कराने की स्थिति जब नहीं बोल पाए, आप प्रयास करने ऐसे प्रयास आज सुनिए तो सही। नहीं, कारण ये नहीं था। एक मिनट, कारण ये नहीं था, कारण ये था, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए मनीष पारिक। कारण ये था कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग पीछे हट गए, उन्होंने विरोध किया, और आप उनके विरोध की इस कदर चिंता करते रहे कि कहीं सरकार ना गिर जाए। ज्यादा गंभीर बात यह है अर्चना जी कि आप उन्हीं के साथ गठबंधन करके, ठीक है चलिए मान लिया, लेकिन अब ज्यादा गंभीर बात यह है, अब ज्यादा गंभीर बात यह है कि आप उन्हीं के साथ गठबंधन करके, आप उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार में आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब तो आप उनके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं ना अर्चना जी, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ है आरक्षण की, तो हमारे आरक्षण के प्रति उस समय भी कृत संकल्प थे, आज भी है। लेकिन मुझे बताइए, जो इच्छा शक्ति हमने दिखाई, तो ये भी कह सकते हैं, ये भी 4 बार लाए, ये भी अर्चना जी 4 बार ये भी लेकर के आए, आपने समर्थन नहीं किया उस समय, तब क्या कांग्रेस पार्टी को सत्ता प्यारी थी, तब महिलाओं की याद नहीं आई। 4 बार अर्चना जी आपकी सरकार पूरे बहुमत से बनी, नेहरू जी के जमाने से लेके इंदिरा जी के जमाने पे, राजीव गांधी जी के जमाने पे, और नरसिम्हा राव जी के जमाने पे, और मनमोहन सिंह जी के जमाने पे आपको महिला आरक्षण याद नहीं आया। चलिए ठीक है, आज आप ये केवल मच्छी आंसू बहा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि महिलाओं के और बीजेपी को वोट रोकने के लिए आप काम कर रहे हैं। पारिक साहब, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्वाभिमान के साथ जीने का एक मौका मिला था, स्वावलंबन के साथ जीने का एक मौका मिला था। आपने संसद में उसका मजाक उड़ाया और वो मौका भी उन महिलाओं से छीन लिया। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं छीना है। उसमें आप रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे तो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है, और अगर मैं आपको कह रहा हूँ जो 3% महिला रजिस्ट्रेशन उसमें बढ़ गया है, और यही कारण है कि मनरेगा के साथ साथ और भी जगह रोजगार, कुटीर उद्योगों में रोजगार मिला है। कौशल विकास के तहत सिलाई जानने वाली महिलाओं को अगर हमने रोजगार दिया है, अगर वो मनरेगा में नहीं भी जा रही है तो भी बढ़ गया है। इसलिए अर्चना जी देखिए, आप सुनिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप सुनिए, अगर आपने सोचा नरेंद्र मोदी ने गड्ढे बता करके अपमान किया, लेकिन उसके बाद उसमें बढ़ाया है, उसमें जो काम थे कुल मिला के पहले खड्डे खोदने का काम बचा हुआ था, उसके बाद में उसमें नए 14 तरह के काम नए जोड़े हैं, जिसमें खेत की डोली बनाने से लेके और अब उस आवासीय उसको बनाने के आप देख सकते हैं। दोबारा आप सब्जी मंडी में नहीं जाने की बजाय गोदाम बनाने की बात भी पंचायत स्तर पर हो सकती है। ये मनरेगा में मोदी जी ने जोड़ा है, आपने नहीं जोड़ा। आपने तो खड्डे खुदवा के और वही काम किया। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि शौचालय बनाने का काम होना चाहिए तो आपने ये मजाक उड़ाई कि तो हमने कर रखा है, तो अल्टीमेटली इससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की हालत अगर कांग्रेस, अच्छा एक बात तो समझा दीजिए, एक बात तो समझा दीजिए अर्चना जी, अगर ये आरएसएस में महिलाएं चली जाएं, आरएसएस में महिलाओं की एंट्री हो जाए तो कैसे ठीक हो जाएगा आरएसएस, क्या बदल जाएगा? देखिए जेपी जी, स्वाभाविक है किसी भी संगठन में महिला के इंडक्शन उसके सम्मान से उसकी गरिमा का निर्माण होता है और वो गरिमा में बन जाता है। अब आज मैं डिबेट कर रही हूँ तो मैं किसी गलत शब्द का उच्चारण नहीं करूंगी, लेकिन एक पुरुष के नाते ये अपनी गलत बातों को ढकने के लिए मिथ्या आरोप जो सोशल मीडिया के ऊपर चलते उनको एक नेशनल चैनल पर बोल गए, ये शर्मसार करने वाली बात है। और आपको ये परहेज हो रहा है, आपके गले नहीं उतर रहा कि महिलाएं सशक्त हो जाए। आप मुझे बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं आधी आबादी को न्याय मिलना चाहिए? क्यों नहीं इच्छा शक्ति आपकी? आप बताइए, इससे नहीं है क्योंकि आप बताइए कि गोवा के अधिवेशन में क्या हुआ था? आप बताइए कि नागपुर के युवक कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ? मेरा सवाल इसलिए था, एक मिनट सुनिए पारिक साहब, सुनिए, मेरा सवाल इसलिए
था, सोचना चाहिए। अर्चना जी सुनिए एक मिनट, अर्चना जी मेरा सवाल इसलिए था, आपने मर्यादा का प्रश्न उठाया था और राहुल गांधी ने जो कहा मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो शॉर्ट्स में महिलाओं की उपस्थिति की वहां कल्पना करते हैं, क्यों नहीं दिखाई देती हैं। वो सुनिए एक मिनट, वो ये भी कहते हैं कि बेटी को किससे बचाएं, भाजपा विधायकों से बेटी बचाएं। इस तरह के जो बहुत ही मर्यादित बयान जो राहुल गांधी के आते हैं ना, मर्यादित शब्द चुन चुन के वो इस्तेमाल करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ मैं क्या 11 तारीख को भी हमको इस तरह की उनकी मर्यादित टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी यहाँ। उन्नाव में विधायक बलात्कार करे, पिता को मरवा दे, तो क्या उसके लिए सम्मानजनक शब्द लाएंगे हम? ये तो कहना ही पड़ेगा कि भाजपा के लोगों से बचाओ। आपके राम माधव जी ने सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल मानते हो ना मनीष जी, उन्होंने क्या कहा उस मासूम बच्चे के दुष्कर्म पर? इंडिस्क्रिशन था, सरकार भी नहीं आपकी, आप सत्ता के लोभी लोगों ने आपका क्या हाल कर दिया, बलात्कार का सांप्रदायिकरण कर दिया। ऐसे बलात्कारियों को क्या सम्मान देंगे राहुल गांधी जी? खुद ने कहा, राहुल गांधी तो उसका जवाब दे, वो पांचों लोग कहाँ हैं? अर्चना शर्मा जी, मनीष पारिक साहब मुझे समझाइए, बाकी चीजों को आप क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन जब शब्दों की और टिप्पणियों की बात आ रही है तो आपकी पार्टी की एक बहुत ही सम्मानित सांसद से जब यह पूछा गया कि जो अभी देवरिया में कांड हुआ उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका ये दुखद है लेकिन क्या किया जा सकता है। जब महिला सांसद ये कहेगी तो आपके पास कहने को क्या बचता है, किस तरह डिफेंड करेंगे आप उनको? पारिक साहब, हेमा मालिनी की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि उन्होंने बयान क्यों दिया, कैसी दिया, ये तो वो बता सकती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है उनकी भावनाएं निश्चित तौर पर ये नहीं है। भारतीय महिला नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। अगर हेमा मालिनी जी नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है, ये भी मानेंगे, आप मानेंगे? आप बीच में क्या हुआ, उन्होंने अपने मंच पर गई है, अपने दम पर चुनाव जीता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करती है कि मैं भाजपा के सांसदों को 2 साल से लिख रही हूँ, लेकिन कोई इस चीज का संज्ञान नहीं लेना चाहता कि ऐसे शेल्टर होम से बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है। ये स्वीकारोक्ति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, 53 मुकदमे ऐसे दर्ज हुए हैं स्वीकृति दे रखी है, नारी कल्याण केंद्र में बलात्कार हुए, जेल में अपराध हुए और ऐसे बहुत सारे संस्थाओं में अपराध हुए। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो क्या वो कांग्रेस ने करे थे बलात्कार? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप संस्थागत बलात्कार की बात कर रही है, आप संस्थागत दुराचार की बात करेंगे, मैंने आपको उदाहरण बताए, लेकिन अगर आप कहीं पे घटना हुई है अपराध की, उसको पुलिस केस बनाया है, वो क्रिमिनल एस्पेक्ट है, उसको अगर आप किसी से भी जोड़ेंगे तो ये गलत बात है। और मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप बताइए अजमेर ब्लैकमेल कांड क्या हुआ, उसमें क्या युवक कांग्रेस के नेता नहीं थे? अजमेर ब्लैकमेल कांड में उसका जवाब दो ना, फिर वो बातें वही हो जाएगी। सुकन्या बेटी नहीं है आपके लिए, आपके लिए सुकन्या बेटी नहीं है। चलिए ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साहब ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। श्याम सुंदर शर्मा, आज की ये सारी बातचीत राहुल गांधी की जो 11 तारीख को यहाँ की यात्रा है उसकी पृष्ठभूमि में हमने की है, उनका एक ऐसा बयान आ गया, इसलिए उस पर विस्तार से फिर किसी दिन मैं फिर डिबेट करूंगा 11 तारीख से पहले। लेकिन श्याम जी, किस तरह की उम्मीद हम इससे कर सकते हैं? जो भाजपा की तैयारियां चल रही हैं पिछले 1-1.5 महीने से, कैंपेन चल रहा है, बल्कि तैयारी नहीं कहेंगे आप उसको, राहुल गांधी पहली बार आकर के यहाँ शंखनाद करेंगे, किस तरह की बातें, किस तरह के मुद्दे उसमें सामने आ सकते हैं? श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगा लिया यहाँ आकर के, आपके अमित शाह जी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पे आरोप लगा लिए, तो निश्चित रूप से क्योंकि अब वो पहली बार राजस्थान आएंगे तो जवाब तो करारी तरीके से देंगे। अब दिल्ली में तो आप महिला अधिकार सम्मेलन में जो कुछ बोल चुके वो तो कह चुके, तो अब यहाँ पर भी क्योंकि उनको मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ही करना है, तो वो कहेंगे कि जो महिला अधिकारों के मामले को लेकर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, तो अभी भी कह रही थी कि संघ में स्कर्ट वाली महिलाएं हो, बच्चियां चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप गरिमापूर्ण तरीके से महिलाओं को आदर दीजिए, आरक्षण दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो नगर पालिका और ग्रामीण जो पंचायत है उसे 50% का अधिकार दिया ही ना। आज हम 33% का अधिकार संसद और विधानसभा में दे दें, इसकी बात होनी चाहिए। आप संगठन में नहीं 33%, ना तो बीजेपी दे पा रही है ना कांग्रेस दे पा रही है, नहीं है ना, दे अब कहने से मामला नहीं चलता। पारिक साहब जब सुन लीजिए, आप सुन लीजिएगा, आपके संगठन में भी आज भी 33% महिलाएं नहीं है, ना कांग्रेस में, दोनों को सुधार करने की जरूरत। कहने से काम नहीं चलेगा, आप पहले तो अपने संगठन में सुधार कीजिएगा, उसके बाद आप विधानसभा और लोकसभा में दोनों में 33% लाने का प्रयास कीजिएगा। 50% तो बहुत बात की बात है। तो ऐसे अभी तो आप 18% आप भी नहीं ला पाए ना, आपका शासन भी ऐसा नहीं है। एक मिनट, श्याम सुंदर शर्मा जी 20 सेकंड है सिर्फ अपने पास। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि इस चुनाव में जब ये माहौल महिला आरक्षण विधेयक का बन गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि इसी लोकसभा में पारित हो जाए, बस क्रेडिट की लड़ाई है,
इस पृष्ठभूमि में क्या इस बार महिलाओं के टिकट्स की संख्या बढ़ी हुई हम देख सकते हैं इन चुनाव में? बहुत संक्षेप में, जिस बहुत प्रकार से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण का समर्थन करेंगे, सारी बात करेंगे, तो सबसे पहले तो वहाँ 19 में तो चुनाव बाद में होना है। आप यहाँ जो 2018 में चारों विधानसभा में जो हो रहे चुनाव उसमें दे दीजिए ना 33%। उसके बाद आप कहने का अधिकार रखोगे कि हमने 33% टिकट दे दिए, उसके बाद आप जीत के जाएंगे तो आप आरक्षण अपने आप मिल ही जाए, स्वतः मिलेगा ना। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।